अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शह रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 15 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनसे राब्ते का मामला है। पहला बाकायदा आफ्टर लॉन्ग एक राब्ता मुबैना तौर के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ है और इसकी नवीद खुद उनकी फैमिली में से किसी ने सुनाई है। वो क्या कहानी है, कितना बड़ा राब्ता है, उसमें क्या डिमांड हुई है, क्या मुतालबा हुआ है, क्या पैगाम आया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको बाकायदा बताया था कि शाम में जब आऊँगा तो वो डिस्क्लोज करूँगा कि क्या मामला रवा रखा गया है, उसकी तफसीलात। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने नौजवानों को लीड करने का बीड़ा उठा लिया है और अब बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं, कहाँ पर ये बात की है, वो शेयर करूँगा। निज़ाम ऐसा है कि इसमें निज़ाम को क्लैप्स होने या निज़ाम के क्लैप्स होने की नवीद सुनाने वाले या ये बुरी खबर सुनाने वाले निज़ाम के क्लैप्स होने के बाद उस मलबे के ऊपर बैक टू बैक साल हर साल 2 साल के अंदर 2 अदद सिविल एजाजात ले जाते हैं। ये है हमारा निज़ाम। और उससे बदतर, आपको याद होगा कोहिस्तान स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था। कैसे डील हुई है, वो क्या कहानी है, ये निज़ाम है। उस कहानी को भी मैंने खोलना है। ईरान और अमेरिका फिर आंखें दिखा रहे हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतिजाज करना चाहें सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने एहतिजाज करना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कर लीजिए। बस ज़्यादा ऊंची आवाज़ मत निकालिएगा, आजकल सुनना गवारा नहीं कोई करता होता। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि राब्ता क्या इस्टेब्लिश हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खान की फैमिली में से अपने लोगों ने इंडोर्स किया इस चीज़ को। मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज़ मुबैना, स्टेटेड, अलेज्ड ये इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन ऐसे भोंडे हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है तो वो चीज़ अब मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रा सुनिएगा। ये कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, कोहिस्तान मॉनिटरी स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल था। जो लोग इसके बैकग्राउंड को जानते हैं वो ज़रूर उस तक पहुंच गए होंगे। हरीक अहमद ने 40 करोड़ 96 लाख, मुबैना 41 करोड़ रुपए की करप्शन की। 41 करोड़। अच्छा, मालियाती स्कैंडल में प्ली बारगेन के मामले पर चेयरमैन नैब ने मुलजिम की प्ली बारगेन दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्ली बारगेन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फर्ज किया करप्शन है कोई 10 अरब रुपए की, तो उसमें आप नैब के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि ये हो तो गई मुझसे, अब आप मेहरबानी करें इसका कोई सर्टन अमाउंट ले लें, यानी कोई 10% 20% ले लें और मेरी जान छोड़ दें, मैं इस केस से जान छुड़ाना चाहता हूँ। तो वो नैब की सवाबदीद है कि वो प्ली बारगेन के ऊपर उनके साथ गाठजोड़ करती है, नहीं करती। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी है। एक्सप्रेस न्यूज़ एक क्रेडिबल अखबार है, उसकी स्टोरी है कि चेयरमैन नैब ने मुलजिम की प्ली बारगेन दरख्वास्त मंजूर करी है। ये सिस्टम है हमारा। यानी अगर किसी ने 10 अरब की करप्शन की है और वो उसके एवज कोई 40-45 करोड़ दे देता है तो उसकी जान छूट सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, किसी ने 100 रुपए आपके चुराए हो और कह के मुझसे 4 रुपए ले लें, प्लीज मेरी जान छोड़ दें, यही है इस वक्त मेरे पास, मैं तो दिवालिया हो चुका हूं। तो उस पर आपकी बात मान ली जाए और शहनशाह वक्त आपको कहें कि आप बिल्कुल बाज आ जाए, ठीक है, ओके, आप फ्री हैं इससे, आप बरी हैं इससे, अपनी अदालत, अपना ही कानून। तो ये निज़ाम है और उस निज़ाम में किस तरह के परवरदा आगे निकलते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये जरा सुनिएगा कि जनाबे मोहसिन नकवी साहब को कितने अवार्ड मिले।
मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को उन्हें निशान इम्तियाज दिया गया था जी। वो वसूल करने के बावजूद भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस साल दोबारा वसी तर अवामी खिदमात के तनाजुर में उस बिना के ऊपर आला तरीन सिविल एजाज निशान इम्तियाज अता करने का ऐलान किया गया। अब आप मुझे बताएं ना यार, इस मुल्क में मेरिट यही रह गया? इसको मेरिटोक्रेसी कहा जाता है, इसको जमहूरी मेरिट कहते हैं, या इसको मुबैना तौर के ऊपर कोई जमहूरा मेरिट कहते हैं? क्या है ये कोई मुझे बता दे कि इस मुल्क के अंदर क्या एक ही बंदा है जिसने निगरान वज़ीर आला पंजाब भी बना था? यही वो मामला है जिसको देखकर आप जिस जेनजी को आप जेनजी होने के ताने देते हैं। कल वो निहाल हाशमी साहब गवर्नर सिंध इसके ऊपर ताने दे रहे थे कि हमारे यहाँ कोई जेनजी वेंजी नहीं होती, इस तरह की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। जिस मुल्क के अंदर खोता जन ज्यादा पाई जाती हो वहां जेनजी तो नजर ही नहीं आनी ना। खोता खोते जन, अब आप देख रहे हैं उससे नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा ना। 80 साल के बाबे खाबे बैठे हुए हैं, उन्होंने निजाम का सत्यानाश करके रखा हुआ है क्योंकि ये आने ही नहीं देते नौजवान नस्ल को। और नौजवान नस्ल में से कोई वाकईतन आगे बढ़कर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है तो उसको पहले ही इतना तंग कर दिया जाता है कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। तो ये बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल बैक टू बैक 2 अदद एजाजात से नवाज दिया गया। मोहसिन नकवी साहब यकीनन बहुत भारी काम कर रहे होंगे, हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होंगे। वैसे उनका वजन बढ़ रहा है, मैंने हाल ही में देख रहा था, पेट शेट निकल गया। तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे और वो इसी तरह से भारी काम करते रहे। आगे चलते हैं जी, आगे चलकर मैं आपको सुहेल आफरीदी साहब की खबर देता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये फरमाते हैं, मेरे नौजवानों तैयारी करें, मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह इस बार कामयाब होकर लौटेंगे, ये मेरा और आपसे वादा है। अच्छा, ये कामयाब होकर लौटते हैं या नहीं लौटते? बहरहाल 2 चीज़ें मुझे अपेरेंटली टॉपिकली या कॉस्मेटिकली नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेंस हो ना हो, स्पेस बहरहाल ज़रूर निकली है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप 14 अगस्त को ब्लू एरिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ लहराएं और आपको कोई पूछे ना। ये पॉसिबल नहीं था, पिछले 3 साल में तो कम से कम पॉसिबल नहीं था। तो इस दफ़ा अगर हुआ है तो मैं इसका क्रेडिट सुहेल आफरीदी साहब को भी दूंगा, साथ साथ जिन्होंने ये मौका दिया है उनको भी दूंगा। तो बड़ी मेहरबानी है, ये हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो इस गवर्नमेंट को आंखें दिखाने के लिए 27 सितंबर तक कोई ना कोई मूव लेकर आनी है ताकि ये 28वीं तरमीम के ऊपर घुटने टेक दें। एक तो ये हो सकता है, या ये वाकईतन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के साथ बैकडोर डेवलपमेंट्स के जरिए ये चीज़ तैयार कर ली गई हो कि आगे जो सिस्टम आने लगा है उसमें आप लोग हिस्सा होंगे, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी हम लीवरेज या स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। या वाकईतन खान साहब के लिए कोई रिलीफ लाने में सुहेल आफरीदी साहब कामयाब हो गए हैं, जिसके चांसेस बड़े मिनिमल हैं, हो सकता है हो गए हो, या ये टाइम टिपाऊ प्रोग्राम हो। ये 4 ही ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं बार बार तज़किरा करता रहूं। लेकिन बहरहाल वो अब ये कह रहे हैं कि ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह इस बार कामयाब होकर लौटेंगे। अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो और इस जैसी ही चीज़ें हो। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ वो आबनाए हुर्मज़, वो मतलब एक ऐसी हसीना जो कि काबू में ही नहीं आ रही, उसके ऊपर जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके दरमियान फिर मडभेड़ हुई है। बल्कि काउंटर पार्ट्स क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या मुकाबला है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, नायब वज़ीर ख़ारजा से कोई मुकाबला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहुत जल्द मैं आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। ये हर 2 दिन बाद कोई ना कोई शतूंगड़ी छोड़ देते हैं ट्रंप साहब। तो कहते हैं अमेरिका ईरान पर सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। अभी तक वो नहीं कर पाए, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपनी साख भी तो बरकरार रखनी है ना अमेरिका के अंदर, अपने लोगों के अंदर। जो वो वहां के जो मौलवी हैं, आप समझ रहे हैं बात को, वहां के मौलवी जो उनके ऊपर दम दरूद कर रहे थे खड़े होकर बराबर में कि आप जैसा कोई नहीं है और आप बचाएंगे और आप ही हमारे वो कहते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी के ठेकेदार हैं और आपने ये करना है और आपको ख्वाब में ये चीज़ें आ रही हैं तो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करते हैं। तो इस तरह के वो थे ना, तो वो उनको उंगल करते हैं, तो उनको तो खुश करना है ना। आखिर उन्हें जाहिर है कि ऑर्थोडॉक्स वहाँ पे भी मौजूद है, तो उन ऑर्थोडॉक्स को खुश करने के लिए करते रहते हैं। और इसके ऊपर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का रद्द अमल सामने आया। वो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी, इससे मुतालिक तमाम फैसले ईरान करेगा। आबनाए हुर्मुज़ को ना किसी ट्वीट, ना किसी तैयारा बरदार बहरी जहाज़, ना किसी हुक्म और ना ही किसी इंतखाबी तकरीर के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है। तो ये रॉयटर्स की स्टोरी है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। तो ये आपस की जो मडभीड़ है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। जबकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यौम आज़ादी के मौके पर यानी गुज़िश्ता रोज़ से आज के दिन तक ये कुछ तकरीबात हुई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के साबिक फ़ौजी सरबराहान
اور فوجیوں کا اعلیٰ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں جنرل راحیل شریف بھی شامل تھے اور جنرل کیانی بھی شامل تھے۔ فیلڈ مارشل اس پر واقعے کے اوپر کہتے ہیں سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل رابطہ پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے، بالخصوص تیزی سے پیچیدہ اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں ان کی رہنمائی بہت اہم ہے جناب، یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک کافی عرصے کے بعد ایک بڑا رابطہ ہوا ہے، اس رابطے کی طرف نشاندہی میں کر دیتا ہوں۔ علیمہ خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے اس وقت دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے وہ سیاست کے اندر نہیں ہے، بہرحال وہ سیاستدانوں سے زیادہ بہتر فالوئنگ رکھتی ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، خان صاحب کی وجہ سے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی ہوئی بات کے اوپر لوگوں کو یقین بھی ہے۔ ذرا سنیے گا، وہ کہتی ہیں میرے بھائی نے اندر سے پیغام بھیجا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی لے مین نہیں کہہ رہا، کوئی عام رپورٹر نہیں کہہ رہا جس کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو اور ہوا میں بے پر کی چھوڑ دے، یہ خان صاحب کی بہن فرما رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مجھے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں۔ تو وہ مرکزی قیادت جو یہاں پر سطحی خیراں سارے وہ کہتے ہیں بھاگ لگے رہے بارہ ہی بارہ، وہ باہر بیٹھ کر جو یہ دعوے کرتے پھر رہی ہے نا، ان کے لیے ویک اپ کال۔ ان کی بہن یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں، مجھے نظر نہیں آ رہا اور جو ڈاکٹر آئے تھے میں ان سے بالکل سیٹسفائی نہیں ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خانم صاحبہ، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عاصم یوسف اور فیصل سلطان میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کریں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں چیک کرواؤں گا۔ یہ علیمہ خانم صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کسی نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، کسی ذریعے سے ان سے رابطہ ہوا ہے، جس کو اب تک باقی وہ کہتے ہیں بادی النظر میں آشکار نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اب انہوں نے کھل کر بات کر دی ہے۔ آج 15 اگست 2026 کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے جناب۔ اب میں آ جاتا ہوں ثانیہ مرزا کے معاملے کے اوپر۔ کم از کم آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آج انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے میرے خیال سے، جی، تو وہاں پر ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی سابقہ اہلیہ، ان کو ایک فلم کی آفر کی گئی اور فلم جو تھی وہ مشن سندور کے نام سے فلم ہے سندور، کروڑوں روپے کی ان کو آفر کی گئی کہ آپ نے پاکستان مخالف کانٹینٹ میں ایک کیریکٹر کو پلے کرنا ہے، جس پر ثانیہ مرزا نے انکار کر دیا ہے اور اس نے انکار کے بعد فستائیت وہاں پر بھی ہے۔ تو ان کا حیدرآباد کے اندر ایک عدد شاپنگ سینٹر ہے جس کو وہ اون کرتی ہیں ثانیہ مرزا، ان کو ٹیکس نہ بھرنے کے بہانے اس شاپنگ سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے اوپر ثانیہ کے وکلا نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت ان کو مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے، جبکہ ثانیہ نے یہ کھل کر کہا ہے کہ میں پیسہ کمانے والی بندی ہوں، میں نے اپنی محنت کے بلبوتے کے اوپر اربوں انڈین روپیز کما رکھے ہیں اور مجھے کسی فلم سے کوئی کروڑوں روپے نہیں چاہیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں میری فالوئنگ ہے اور میں اپنی فالوئنگ کو اس طرح کے معاملات کے ذریعے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا ایک شاپنگ پلازا یا ایک دو چیزیں بند ہو بھی جاتی ہیں مجھے سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہ ثانیہ مرزا کا مطلب، یہ آپ کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا دیکھیں کہ وہاں پر یہ چیز ہے کہ آپ نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو عدالتیں آپ کو انصاف فراہم کرتی ہیں۔ باقی ممالک کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان تو بہت بیسٹ جا رہا ہے، یہاں تو فوراً انصاف مل جاتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، امیڈیٹ، ادھر اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ادھر اپلائی کریں درخواست دیں، ادھر انصاف مل جاتا ہے بھائی جان 2 منٹ کے اندر۔ اس سے بہترین کیا، ٹاپ رینکنگ میں ہم نیچے سے کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں ایسے وفاقی وزراء اور بیوروکریٹس کو قومی اعزازات سے نوازنا جو اپنی متعلقہ وزارتوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں، کارکردگی کے اعزاز کی قدر اور وقار کو کم کرتا ہے۔ جناب یہ ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امتیاز سپر سٹور نہ، مطلب وہ امتیازی اعزاز نہ ہوا، امتیاز سپر سٹور ہو گیا، جس کا دل کرے جب دل کرے 500 روپے بھائی، 500 روپے بس۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ رئیس الٹاؤٹین کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب آپ کا کوئی تعلق اچھا نہیں تھا، وہ تو کووڈ بچا گیا تھا خان صاحب کو، ورنہ 1 سال میں جنرل باجوہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نالائق ہیں۔ اب یہ اندازہ کس کو ہونا تھا کس کو نہیں ہونا تھا، پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم میں کس نے طے کرنا ہوتا ہے، اور آپ کس کی بات کر رہے ہو منیف فاروق صاحب؟ میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب، حامد میر صاحب، شہباز گل صاحب، منصور علی خان اینڈ مینی ادرز کامنٹنگ۔ آپ نے بھی کامنٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔